मीडिया के साथी निश्चित रूप से पीआईबी के बारे में सभी जानते हैं, उसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है पीआईबी के बारे में। फिर भी संक्षिप्त बातचीत हम इस बारे में जरूर करेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है कि हमारे जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनकी जानकारी समाज के अंतिम रूप तक, अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और इसके लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम है मीडिया। मीडिया का मतलब माध्यम होता है। कोई कार्यक्रम दिल्ली और लखनऊ में आयोजित होता है, उनका एक दायरा है, उनकी पहुंच मेरे हिसाब से ज्यादा लोगों तक है। देश की जो हमारी आबादी है उसका 2/3 हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, तो हमारे लिए ग्रामीण केंद्रीय मंत्री माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी को वो हमारे बीच में कुछ ही समय में उपस्थित होने की ऐसी सूचना है। इसके अलावा अधिकारी मौजूद रहेंगे, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। केंद्रीय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारीगण हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके साथ में चर्चा होगी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि आरएनआई का कार्य भी पीआईबी करता है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, जो आपका अखबारों का पंजीकरण होता है, मैगजीन का पंजीकरण होता है, उसका कार्य भी आरएनआई करता है। आपको मालूम होगा कहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से होता है। तो उसके प्रसार संख्या वगैरह जो होती है, उनकी कितना सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन के आधार पर ही डीएबीपी से उसका नाम अब सीबीसी हो गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, उसके विज्ञापन मिलते हैं उसी की सर्कुलेशन की संख्या, प्रसार संख्या के आधार पर। तो ये कार्य भी अतिरिक्त रूप से पत्र सूचना कार्यालय करता है। हमारे बीच में पत्र सूचना कार्यालय, पीआईबी और सीबीसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के अपर महानिदेशक मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए हैं श्री विजय कुमार जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यद्यपि ये हमारा ही कार्यक्रम है, क्योंकि वो हर जगह नहीं जा पाते हैं, उनके पास में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड का भी चार्ज है, पत्र सूचना कार्यालय का तो है ही। सीबीसी का, सीबीसी जो अब नाम दिया गया है उसमें 3 विभागों को समाहित किया गया, गीत नाटक प्रभाग, डीएबीपी और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय जो पहले हुआ करता था, तो वो सीबीसी बन गया। तो ये हमारा एक संक्षिप्त सा परिचय है। कुल मिला के जो पीआईबी है वो मीडिया और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। वो दिल्ली चलना है, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने का कार्य करता है। तो दिल्ली चलना है ना, आपके माध्यम से नंबर हमारा सेव कर लीजिएगा। अभी में तो आप हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो हमारे बीच में मौजूद हैं। पुनः आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए समझते मंत्री जी हमारे बीच में पधारेंगी, तब तक हम उसको अनौपचारिक रूप से आगे चलाते हुए हमारे केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारीगण जो मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत कर सकते हैं। ओडीओपी के हमारे जो एनजीओ हैं उनसे भी हम बात कर सकते हैं। तो पहले मैं चाहूंगा साक्षरता विभाग, तो केंद्र सरकार से, दिल्ली से हमारे बीच में अधिकारीगण मौजूद हैं,
उनको मैं अनौपचारिक रूप से जब तक कार्यक्रम चलेगा फिर दोबारा फिर सुन लेंगे कि उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति की क्या स्थिति है, उनको मैं आमंत्रित कर लेता हूं। स्कूल साक्षरता विभाग मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना बच्चों के लिए लागू की गई है। वो उसका नाम है राष्ट्रीय साधन से योग्यता छात्रवृत्ति योजना। वो कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को दिया जाता है जो सरकारी स्कूल में अध्ययन करते हैं और जिनकी आय 3.5 लाख तक के होती है परिवार की, उनको दिया जाता है। और ये 2008 से लेकर कंटिन्यू चल रहा है और इसका विस्तार 25-26 ईयर तक का कर दिया गया है। ये बच्चों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाता है जो उनके बच्चों के खाते में डायरेक्ट जाता है। इस छात्रवृत्ति का मॉनिटर स्टेट में अपने नोडल ऑफिसर बना रखे हैं जो अलग अलग स्टेट में उनका प्रसार या उनका एग्जाम बेस है वो जो एग्जाम कराते हैं। इस छात्रवृत्ति का 43 का कोटा है उत्तर प्रदेश को देने के लिए, परंतु 6,000 के समथिंग एग्जाम में बैठ पाते हैं अप्लाई करते हैं। तो इसके प्रसार के लिए हमने अखबारों में निकालते हैं और सभी जगह प्रसार करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। तो ये छात्रवृत्ति फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश स्टेट ने 220 बच्चों का कोटा बांटा है, परंतु उसमें पिछले साल 39 ही अप्लाई एलिजिबल है जो 30 ही अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत कम रेशो है। ये छात्रवृत्ति ऑनलाइन पोर्टल पे है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे है और ये डायरेक्ट बच्चों को खाते में जाता है। किसी स्टेट अधिकारी या ऑफिस में जाने का खाते में ही नहीं जाता। सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसी के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन में। और मीणा साहब अगर पोर्टल का एड्रेस बता देंगे तो और अच्छा रहेगा, उसका एड्रेस भी बता देंगे तो नोट कर लेंगे और लोगों के प्रचार हो जाएगा। तो गरीब बच्चों के लिए चला है और स्कूल का ड्रॉप आउट रेट बढ़े, सरकारी स्कूल में ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला है, पूरी 100% सेंट्रल स्कीम है। तो ये स्कीम का थोड़ा मेन मुद्दा मैंने बताया। इससे हमारा निवेदन है कि स्टेट गवर्नमेंट के डीओ है और प्रिंसिपल है या पंचायत लेवल पे इनको जागरूक करें या इनकम सर्टिफिकेट बनाने का स्टेट गवर्नमेंट का। बस यही एक समस्या आती है, तभी बच्चे पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो अपनी गरीबी कैसे दर्शाएंगे। लेखपाल मानेगा नहीं, वो कहेगा नहीं हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, जब 3.5 के ऊपर बना दे। स्टेट गवर्नमेंट को उनका हिसाब से करना चाहिए, या तो यहाँ का स्टेट बना होगा इनकम सर्टिफिकेट। हमने ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक का आपका जो है वो सवाल वो तो वो 65,000 रुपए बता देंगे साल का, और आपका 65,000 रुपए साल की आमदनी हो तो 5 लाख दिखा देंगे। बैंक पर निर्भर कोई लेना देना जो यहाँ समस्या है उसे हम जानते हैं कि इनसे लेना क्या के लिए है कि कोटा है 15,000 का और सिर्फ अप्लाई करते हैं 6,000 और उसमें से कितने 1/4 1/3 कुछ भी होते होंगे। जब पूरे बैठेंगे तो उसमें से कुछ के द्वारा दी जा रही है उसके बारे में बताया। तो हम लोग अपने अभिभावकों को, अपने छात्रों को ये माइक नीचे लगाओ यार, मीडिया के माध्यम से चेहरे पे आ रहा है इनके।
अगर ये जानकारी दें उन तक पहुंचाएं तो निश्चित रूप से उम्मीद उधर है कि तो झुका दो, उधर जाना। वो अप्लाई करेंगे और लाभान्वित होंगे। कोटा बहुत ज्यादा है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं विभिन्न कारणों से, तो उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और इसका कार्य हम और आप सभी मिलकर कर सकते हैं। हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं जब तक हमारे मुख्य अतिथि महोदय का इंतजार है। हमारे बीच में ODOP से संबंधित हमारी बहन है यहाँ पर मालविका सिंह जी, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से वो एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से स्वयं को लाभान्वित कर रही हैं और तमाम सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़े हुए हैं। वो कहाँ से उन्होंने लोन लिया, किस तरह से उन्होंने आवेदन किया, बहुत सारी बातें हैं। एक सफलता की कहानी है। मालविका सिंह जी कृपया। थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत कठिन लगता है कि कैसे करें क्या करें, लेकिन यदि महिलाएं अपने काम को जो घरेलू काम है उसको साइड में रख के और अगर वो कुछ आगे करना चाहती है तो सफलता निश्चित ही उनको मिलती है। लेकिन इसके लिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमें कौन सा काम करना है। सबसे पहले उन्हें तो ये देखना पड़ेगा कि वो ये नहीं कर सकती कि अगर वो महिला वो काम करे बस उसके पीछे पीछे चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि आखिर मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है। जब हम अपनी क्वालिटी को लेकर के आगे बढ़ेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। सफलता हमारे अंदर है, ना कि किसी के पीछे पीछे घूम के सफलता मिलती है। सफलता नहीं मिल सकती है कि आप किसी के पीछे घूम लो तो आपको वह घुमाता ही रहेगा लेकिन आपको कभी सफल होने नहीं देगा। तो हमारा सफलता का ये, मैं एक टीचर भी हूँ, व्यवसायिक शिक्षक हूँ और मेरा स्टूडेंट भी बैठा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो पत्रकार है। और तो सारे बच्चों से मैं यही कहा करती थी कि आप क्या बोलते हैं नौकरी के पीछे मत भागिए, क्योंकि नौकरी तो सीमित है। नौकरी तो मतलब अब ऐसे ले लिया था जैसे कि एक पिता के 4 बच्चे हैं तो 4 के बाद 4 के बाद तो सारी जमीन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। उसी प्रकार नौकरी तो बस उतनी ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या सब कुछ संभव है कि सभी को सरकारी नौकरी मिल सके? नहीं संभव है। तो यदि वो अपने हुनर को पहचान दे दें तो जरूरी वो अपने साथ साथ कम से कम, कृपया आप लोग सुनिए, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सुनिए थोड़ा सा। तो अगर वो अपनी क्या बोलते हैं जो सफलता है तो वो अपने अंदर अपने आप को जागरूक करें और उसके बाद अपने काम को शुरू करें। तो जब हमने बच्चों से कहा तो बच्चे क्या करते थे, जब इंटर पास हो जाते थे तो उसके बाद सूरत भाग जाते थे, क्योंकि वो सोचते थे सूरत में ही काम है और वही काम करें और वो निकल जाते। उसके बाद हमें ये लगा कि इसकी शुरुआत यदि हम खुद करें तो एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे अपने बच्चों के लिए। तो हमने अपना खुद ही स्टार्ट किया, जिसमें बैंक ने बहुत दौड़ाया। बैंक वाले लोग बैठे हों तो बहुत कलाकार होते हैं बैंक वाले, वो नए उद्यमियों को इतना दौड़ाते हैं कि वो दौड़ दौड़ के दम हार जाए और गिर के पड़ जाए, मतलब वो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो इसका यही वो है कि बैंक वाले चाहे जितना दौड़ाए, दौड़ते रहिए, सफलता आपको मिलेगी जरूर। कोई भी बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस पूरा पैसा लगा के तो किया नहीं जाता है, बैंक से तो लिया ही जाता है। तो आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जिसमें PMFME योजनाएं चल रही, जिसमें 35% सब्सिडी है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, एक उन्नयन योजना भी उसमें चल रही है, जिसमें यदि वो कोई कार्य पहले से कर रहा है तो उसमें जैसे कोई आटा का व्यवसाय कर रहा है तो वो उसमें तेल की भी चक्की लगा सकता है। उन्नयन योजना, उन्नत की योजना एक चल रहा है, ODOP चल रहा है, जिसमें वो यहाँ का ODOP आंवला है। तो वो आंवला से भी कोई भी प्रोडक्ट अपना आंवला अचार, आंवला जैम, कुछ भी XYZ वो कर सकता है। इसी प्रकार ये उद्यान का प्रोजेक्ट है, एक उद्योग विभाग में चल रहा है जिसमें लोहे का ODOP माना गया। तो हमारा उद्यान विभाग से
हमने अपना प्रोजेक्ट लगाया हुआ था जिसमें हमें बहुत सफलता मिली और हमारा प्रोडक्ट मतलब बहुत चला। उसके बाद रेलवे स्टेशन में निकला था OSOP, एक स्टेशन एक उत्पाद, उसके तहत भी हमने अपना प्रोडक्ट दिया तो वहाँ लोगों को बहुत पसंद आया। क्योंकि आजकल जो भी लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा लगाएं और खूब कमाएं, ये सोच लोगों ने बना ली है। यदि वो ये सोच ले कि थोड़ा सा कमाएं ज्यादा कमाएं तो ये जरूरी उन्हें सफलता मिलेगी। वो सोचते हैं थोड़े से समय में ही हम जरा सा लगाएं और खूब कमा लें, तो कितने दिन कमाएंगे? वो तो वही मुर्गी वही अंडे वाला हाल हुआ कि एक ही दिन में फोड़ डालो सब खा जाओ होता है कि नहीं होता? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बिजनेस को करना चाहिए जिसमें आप थोड़ा थोड़ा कमाएं पर बड़े लेवल में कमाएं। यदि आप भले ही स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा उतना, लेकिन जब वही चीज आपको ज्यादा लेवल में आपका सामान बिकने लगेगा तो वही चीज आपको दिखेगा कि हाँ वो पैसा आपका कितना है। तो और कुछ पूछना चाहते हो तो बोलिए जी। आपने कि आपने जो कुछ बताया, आपने किस योजना के तहत आपने फैक्ट्री लगाई, उद्यम आपने खड़ा किया है, किस योजना के तहत? ये मिशन हॉर्टिकल्चर लखनऊ के तहत ये योजना आई थी उद्यान विभाग में, जिसमें हमने मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। अचार की यूनिट है हमारी 27.40 लाख की, जिसमें हमें 10 लाख की सब्सिडी प्राप्त हुई थी, जो हमने लगाया था 2019 में। 2019 में और 2020 में ये मतलब लोन हमारा सैंक्शन हुआ था और जिस तुरंत कोरोना लग गया, 20 उद्घाटन करते हैं, फिर 20 के बाद 21 भी लगा रहा। लेकिन उसके बावजूद अगर मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है और आज हमें बहुत सफलता मिली है और आगे और मिलेगी जी। क्या ये जो योजना आपको बताई सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत थी क्या? नहीं, ये आपके उद्यान विभाग के अंतर्गत थी, सेल्फ ग्रुप के अंतर्गत नहीं थी। ये इंडिविजुअल मेरी केवल मैंने अकेले भी, कोई भी व्यक्ति अभी भी ये योजना चल रही है, 35% सब्सिडी है, लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं, जिसके तहत इस समय बहुत लोग इसको लगा रहे हैं। और आप भी उद्यान विभाग से संपर्क कीजिए और ये योजना का लाभ लीजिए। और किसी को निश्चित रूप से एक सफल उद्यमी है। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि जो योजनाओं की जानकारी, स्कीम की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उसके लिए आप सक्षम हैं। एक तरफ वो सफल अभ्यर्थी है, सफल उद्यमी है और एक तरफ आप हैं। तो आपके माध्यम से उन लोगों तक कुछ समाचार पहुंचे, मैसेज पहुंचे, संदेश पहुंचे, तो लगता है कि कुछ लोग और आगे आएंगे। आपका जो प्रोडक्शन होता है उसकी मार्केटिंग का क्या तरीका? देखिए मार्केटिंग, देखिए सबसे बड़ी समस्या प्रोडक्शन में मार्केटिंग की है। प्रोडक्शन हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा मार्केटिंग है, जिसमें गवर्नमेंट योजनाएं तो बहुत बनाती है कि हमने मार्केटिंग के लिए ये योजना बना दी, आप इसमें करिए, आप बाहर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है अधिकारियों की, जो पूरी योजनाओं का हम लोग को पूरी जानकारी ही नहीं मिलती है कि हम कैसे अपनी योजना मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारें। जिसके लिए हमने स्टार्टिंग क्या किया, पहले तो हमें इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं था कैसे मार्केटिंग की, पहले हमने छोटे छोटे दुकानदारों से ही हमने शुरू किया था, लेकिन उसमें हम असफल रहे, क्योंकि दुकानदार वही प्रोडक्ट बेचता है जिसमें उसको ज़्यादा मार्जिन हो, चाहे जहर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जहर बेच देगा लेकिन आपका माल नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो नहीं करेगा। तो हमने इसके तहत क्या किया कि हमने अपने मार्केटिंग के लड़के कानपुर में भी लगाए हैं और लखनऊ में भी लगाए। भले ही स्टार्टिंग में हमको पैसा लगता है ज़्यादा, लेकिन जब वो प्रोडक्ट एक बार जुबान पे आ जाता है तो फिर वो दुकानदार से पब्लिक कहती है कि नहीं, वो महंगाई वाला प्रोडक्ट दीजिए, वो बहुत बेस्ट है। आपके कहने का मतलब है गवर्नमेंट का कोई भी इसमें नहीं, मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिला। मैं झूठ नहीं बोलती, जो बात आपको कह रही हूँ, मुझे नहीं मिला मार्केटिंग में तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन सब्सिडी में मुझे सहयोग मिला तो मैं बोलूंगी मुझे सहयोग मिला।
और रही बात 25% सब्सिडी मिली है आपको? जी 25%? नहीं सर, मुझे महिला के तहत 40% मिली है। अब ये नहीं, 40% 40% जी कितने लाख रुपए का लोन लिया था? मैंने 27.40 लाख का लोन लिया, जिसमें मुझे 10 लाख सब्सिडी मिली है। तो ये बड़ी बात है, लेकिन जब तक जानकारी नहीं होगी, लोगों को मालूम नहीं होगा कि सब्सिडी भी मिलती है, कैसे मिलती है, कहां से मिलती है, तब तक संभव नहीं है। तो सरकार तो विभिन्न उसको चेक करते रहेंगे, जैसे लगेगा कितनी बड़ी मीटिंग में बैठे हो, उसको चेक करते रहते हैं और लेकिन कुछ नहीं करते हैं। समय सभी को 24 घंटा एक बराबर मिला है कि नहीं मिला है? और अगर कोई सामने वाला बुजुर्ग आके तो पैर छूके प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन मोबाइल में फेसबुक पे ये प्रणाम नमस्ते ही हूँ भेजते रहेंगे। गलत कह रहे तो बताइए, जब सब आधा समय ये मोबाइल खा जाता है खाता है कि नहीं खाता है? तो कृपया नए लड़कों से और लड़कियों से भी, लड़कियों में बड़ी प्रॉब्लम है, दांत बगा के ऐसी सेल्फी बेचेगी फिर और 2-4 लोग ब्यूटीफुल क्या लिखती है तो ये सब लीजिए, सोचते हैं ब्यूटीफुल है। ऐसा कुछ नहीं है, पैसा और खूबसूरती का कोई अंतर नहीं है। होता है कि नहीं होता है? पैसा ऐसी चीज है, आपसे भी बड़ा पैसा वाला खड़ा है और वो दिखा नहीं रहा है, होता है कि नहीं होता? तो आजकल का पूरा समय ये मोबाइल ने डाला है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो बताइए। अगर ये मोबाइल को अलग कर दिया जाए तो ये जो 1200 ग्राम की खोपड़ी थी भगवान में, इसमें बहुत दिमाग चलता है कि नहीं चलता है? तो ये दिमाग अगर आप अपने काम में लगा दें तो ये समझ लीजिए सफलता आपको मिल जाएगी। घर बैठे सफलता किसी को नहीं मिलती है, मोबाइल चला के सफलता किसी को नहीं मिलती है। पहले के समय में मोबाइल नहीं था, लेकिन आज के समय में मोबाइल ही सबसे बड़ा जहर है। तो कृपया अपने मोबाइल को साइड में रखिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मालिका सिंह जी, रियली आपने झकझोरा है और एक बार बड़ी तालियां आपके लिए। इसके अंदर क्या सामर्थ्य है, तो वो आपका एक इम्तिहान है, एक एग्जामिनेशन है दौरान। आपने कहा भी कि आप थकिए मत, हारिए मत, अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते रहिए। वो जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट दे दीजिए। आज क्लर्क छुट्टी पर है, कोई बात नहीं, मंडे ट्यूसडे अगले दिन जब भी बोला है आप जाइए। आप अपने उद्देश्य में लगे रहिए। बैंक का कार्य, बैंक की पूंजी है वो सार्वजनिक की पूंजी है, किसी व्यक्ति की पूंजी नहीं है। तो उसकी सुरक्षा भी बैंक का कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षित रहे उसकी पूंजी। तो किसी अरे गहरे व्यक्ति के हाथ में उसकी पूंजी न चली जाए, इसलिए उसका स्वाभाविक है, उसकी जिम्मेदारी है कि सही जगह पूंजी जाए। तो इसलिए बैंक दौड़ा करना आपका प्रोडक्ट अच्छा है, एक बार देख लेगा तो निश्चित रूप से दोबारा वो उस पर आएगा। कुल मिलाकर हमें अपने उद्योग है, कोई भी धंधा है, जो हमारा उद्देश्य है उसमें लगे रहना है। कहते हैं कि मन के लिए और महिलाओं के लिए तो और भी कई योजनाएं लागू की हैं। महिला सशक्तिकरण को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, हमारी सरकारों ने, तो उसको आगे हम बढ़ाते रहें। हमारे बीच में FCI के मंडलीय प्रबंधक मौजूद हैं। हालांकि वो मुख्य अतिथि महोदया के आने के समय भी वो कुछ बताना चाहते हैं, तो जब तक हमारे पास समय हम दोबारा सुन लेंगे आपको। तो अभी हमें अवगत कराएं FCI से श्री जयशंकर शाही जी। वेलकम, स्वागत है आपका। उनको अपनी धान की फसल तैयार हो रही है और वो अभी कट रही है और उसको बेचना है और मार्केट का भाव अभी कम है। तो इस कम भाव में सरकार की एक संस्था है कि किसानों का शोषण ना हो, उनके जो धान है उनको उचित मूल्य उनको मिले।
तो इस चीज के लिए हमारी संस्था काम करती है। बेसिकली हम लोग राज्य सरकार के साथ मिलकर के काम करते हैं और राज्य सरकार की ओर से उनके भी खरीद के केंद्र होते हैं, FCA के सेंटर काम होते हैं। भारतीय खाद्य निगम बेसिकली जो धान का उत्पाद होता है चावल, उसे हम खरीद करके और अपना सेंट्रल पूल में उसको स्टोर करते हैं और प्रदेश में जहाँ जहाँ स्टोरेज की कमी होती है हम उसको दूर करते हैं। उसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है मैं कुछ सूचनाएं दे देना चाहता हूँ आप लोगों को भी कि वर्तमान में जो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो धान खरीद केंद्र खुले हुए हैं, ये टोटल 66 केंद्र हम लोगों ने खोल रखे हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में। जिन बंधुओं पर जो भी सवाल आएगा मैं उसको इंटरटेन करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि उनको मैं हेल्प करूँगा, अपनी सूचनाएं दे दूँगा। इसके अलावा फतेहपुर में हमारे पास में टोटल 23 मिल्स हैं, उनका संबंधीकरण हम लोग करा देते हैं। सरकार की ओर से जियो टैगिंग के माध्यम से खरीद प्रणाली को समुचित बंदोबस्त कर चुके हैं हम लोग। खरीद के साथ साथ हमने बताया कि भंडारण का काम हम लोग देखते हैं। भंडारण के क्षेत्र में खागा क्षेत्र में यहाँ पर हम लोग 50,000 MT का साइलो कंस्ट्रक्शन का काम हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर की जमीन का अधिग्रहण का कार्य हो चुका है और अगले 2-3 सालों में एक साइलो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम हम लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और जिससे कि काफी लोग जुड़े हुए हैं। गरीब तबके को 5 किलो अनाज, मुफ्त अनाज जो देने की सरकार की पेशकश है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा ये कोशिश है कि जो खाद्यान्न जाए वो अच्छी क्वालिटी की जाए, गुणवत्ता उसकी सुदृढ़ हो, जो भारत सरकार के मानक है, जो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, हम उसी केंद्र में खाद्यान्न को उनको दें। जो मेरे को यहाँ पे अनुभव हुआ है कि गठटोली वगैरह कुछ बातें कही जाती हैं लोकल लैंग्वेज में, मैं इससे बोलना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से 5 किलो अनाज पूर्ण रूप से दी जा रही है, इसमें किसी तरह का कोई इसमें कटौती नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर हमें 4.5 किलो ही मिलता है, लेकिन वो नीचे कोटेदार की ना गलती की जाती है। उसके लिए राज्य सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर बने हुए हैं जो इस चीज को चेक करते हैं। हमारे लोकल जिलाधिकारी भी इस चीज के लिए काफी संवेदनशील है, जो चाहती है कि खाद्यान्न सबको मिले, समय पर मिले, सही मिले। और ये जो खाद्यान्न है ये राष्ट्रीय और स्वागत है, आसन में रुक रहे हैं। लाभार्थियों को, विभिन्न योजनाओं को भारत सरकार के अपर महानिदेशक PIB के अपर महानिदेशक श्री विजय कुमार जी से अनुरोध है कि उनका पुष्प गुच्छ देकर हार्दिक स्वागत करें। अपर महानिदेशक महोदय पुष्प गुच्छ देकर। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आंदोलन का ये स्वागत संभव वहाँ कुछ स्थानों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के लिए है आशीष जी, उनका हमारे बीच हमारे प्रसार भारती के यहाँ पर प्रतिनिधि रहे हुए महेश्वरी जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि उनका पुष्प गुच्छ देकर आगे स्वागत करें। कार्यक्रम चल रहा था औपचारिक अनौपचारिक रूप से हम लोग बात कर रहे हैं। विकास उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मैडम साध्वी निरंजन ज्योति जी, अध्यक्ष जिला पंचायत अभय प्रताप सिंह जी, जिला अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से आए अधिकारीगण, प्रसार भारती के तहत आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रतिनिधिगण,
शिक्षा मंत्रालय से आए अधिकारीगण एवं तमाम प्रेस के और मीडिया के हमारे बंधु, सर्वप्रथम मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं इस महती कार्यक्रम में, जिसमें हम सब इस बात को लेकर एकत्रित हुए हैं कि हम सरकारी योजनाओं को जो जनोपयोगी हैं, जन कल्याणकारी हैं, उनकी जानकारी हम अधिक से अधिक लोगों के बीच ले आए। जब हम पिछले एक दशक के कार्यकाल को देखते हैं तो दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने ये स्लोगन दिया, सेवा सुशासन गरीब कल्याण। तो अगर आप पिछले 8-9 सालों का केंद्रीय योजनाओं पर एक ध्यान देंगे तो यही 3 मूल मंत्र उसमें शामिल है कि सेवा शामिल हो, सुशासन हो। क्रियान्वयन में इन योजनाओं के कहां तक पहुंचे, और जब क्रियान्वयन का आकलन होता है तो हम आपके बीच आज यहाँ पे हैं इसी आकलन को लेके कि हम सजग रहें, दुरुस्त रहें और इन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए अपना 100% दें। और तब फिर प्रधानमंत्री का दूसरा स्लोगन याद आता है, वो ये है कि सर्व संकल्प से 100% सिद्धि। तो अब हमको योजनाओं के फॉर्मुलेशन और योजनाओं के जिस पे हमको ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम देखें पिछले 8-9 साल में तो इन योजनाओं में जहां एक तरफ खुले में शौच से मुक्ति की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ उसी धरातल में दूसरी तरफ हम डिजिटल क्रांति की बात करते हैं। तो शौच से डिजिटल क्रांति, खुले में शौच से डिजिटल क्रांति, इन दोनों के बीच सैकड़ों योजनाएं आज मतलब लागू हैं, जिसपे जिला प्रशासन, जिसके प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी देखरेख में उसका क्रियान्वयन हो रहा है। आजादी के बाद हम लोगों ने पाया कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई, और हम देखते आते हैं कि वो मूलभूत सुविधाएं जिससे हमारी आम जनता वंचित रही, उसको सुनिश्चित किया गया पिछले 8-9 वर्षों में। और यही नहीं, जब उनकी सुनिश्चित की बात आती है तो इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन के आधार पे इन सुविधाओं से जो लोग वंचित थे, वो उनमें से किसी एक की हकदारी नहीं मानी जाएगी। यानी सामाजिक दृष्टिकोण पे हर व्यक्ति, हर आदमी जो जरूरतमंद था, उसको इन तमाम सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो ये जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये संभव हुआ क्योंकि एक दृष्टिकोण से, एक नजरिए से इन सब पे काम हुआ, निश्चित हुआ। अब हमारा दायित्व है कि ये योजनाएं सैचुरेट हुई या नहीं हुई, यानी 100% लोगों को लाभ मिला या नहीं मिला। और यहाँ दायित्व हम पत्रकार बंधुओं का यही है कि हमको उसको सैचुरेशन पॉइंट पे ले जाना है, ताकि प्रधानमंत्री का जो एक अमृत काल का सपना है वो 2047 में हम एक अमृत काल प्राप्त कर लें और नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़े। तो यही उद्देश्य है कि हम देखें। हम जब पाते हैं कि हम लोग जब पत्रकारिता करते हैं, मैं भी एक समय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पत्रकारिता किया था, और मेरे तमाम बंधु समाज मतलब कि देश के कोने कोने में कहीं ना कहीं अपने कलम को हथियार बना के समाज में क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं भी वहां था, और जब हम इस बात पे काम करते हैं तो हम एक आमतौर पे देखते हैं कि सरकारी योजनाओं से मुतालिक जो खबरें आती हैं वो खबरें क्या हैं। हम वो खबरें हैं तो खबरें हम देख पाते हैं कि हम केवल उस मतलब कि उन तमाम योजनाओं में जो कमियां हैं, हम उस कमियों को दिखाते हैं कि फलाना में ये घोटाला हुआ, फलाना में ये कमी हुआ, उस ब्लॉक में ये काम नहीं हो रहा है, उस ब्लॉक में ये काम नहीं हो रहा है, ये ऐसा होना चाहिए। हम यहीं तक सीमित रह गए हैं कि हम केवल खामियां निकाल रहे हैं। हम अपने जो स्थानीय लोग पे पत्रकारिता होती है, अब हमको इसको नए नजरिए से देखने की जरूरत है। नहीं, ये होता है कि हम कमियों को दिखाते हैं, सबका ध्यान आकृष्ट होना भी चाहिए, लेकिन इससे एक और कमी रह जाती है। इन कमियों को दिखाने से एक और कमी रह जाती है। क्या कमी रह जाती है? एक मान लीजिए कि 10 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ब्लॉक में, अब वो क्या होता है, उसके लिए जो बेंचमार्क होता है, वो बेंचमार्क जब वो कमियों को देखता है कि ये फला कमी इस ब्लॉक में, फला कमी इसमें, इस योजना में ये कमी, तो उसका बेंचमार्क कम हो जाता है।
कि जब सब निकृष्ट ही हैं तो मैं भी उनसे अच्छा बन जाऊं, यानी कि आपका औसत जो आउटपुट है वो ऑप्टिमल लेवल पर नहीं पहुंच के एवरेज लेवल तक ही रह जाता। जो अच्छा काम करने वाला आता है वो भी एवरेज, मैं उसको लगता है कि मैं एवरेज काम करके भी बाकियों से अच्छा हूं। कमियों को दिखाइए, लेकिन जो हमारे बीच उन योजनाओं के क्रियान्वयन में अच्छा काम कर रहे हैं उसको दिखाइए। इससे क्या होगा कि हर अधिकारी का जो बार लेवल है वो ऊंचा उठेगा, वो अपने आप को ऊपर गा रहे, फला जो अच्छा कर रहा है, मैं अगर 75% दे रहा हूं, फला 90 दे रहा है, तो मैं भी अपने को 90 तक दिखाऊं। तो एक मनोबल, एक आत्मविश्वास, एक प्रेरणा मिलेगी। तो हम पॉजिटिव, अभी हम सुबह जब यहाँ आए थे, आप पत्रकार बंधुओं से बात कर रहे थे, तो राजेश महेश्वरी जी की एक किताब देखे, उसमें उन्होंने एक चैप्टर रखा है पॉजिटिव न्यूज। मेरा ध्यान से ऐसा गया तो मैंने उसको देखा, मैंने उस चैप्टर को पढ़ा। तो पॉजिटिव खबरें का एक अपना योगदान है, निगेटिव का एक अपना योगदान है। तो निगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव न्यूज दिखाइएगा तो आदमी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक काम करने का एक जज्बा क्रिएट होगा। तो मेरी वही है कि हम लोग एक नए सिरे से, और जर्नलिज्म का एक नया आयाम है ये, आने वाले समय में जो राजनीतिक खबरें पढ़ते हैं या जो रोजमर्रा की खबर पढ़ते हैं, आने वाली पीढ़ियां इस बात में रुचि लेगी कि पॉजिटिव क्या है, किस बात से हमें प्रेरणा मिलती है, कहां हम देखें, ऐसी खबरें मिलेंगी ताकि मैं भी वैसा बन सकूं। तो हम लोग का ये दायित्व है कि जो भी अच्छा काम हो रहा है, चाहे जिले में स्तर पे, चाहे केंद्र के स्तर पे, चाहे राज्य के स्तर पे, हम उसको दिखाएं, उसको बढ़ाएं, उसको हाईलाइट करें, ताकि हमें एक समाज में एक होती है प्रेरणा के स्रोत कम हो जाते हैं, तो प्रेरणा के स्रोत समाज में कम नहीं हो, एक नया दृष्टिकोण हो, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण हो। इसी लक्ष्य से हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, और इसमें हम सब पत्रकार बंधुओं की एक महती भूमिका है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर महानिदेशक महोदय। अभी तक हम अनौपचारिक रूप से बात कर रहे थे। अपर महानिदेशक महोदय ने आप सबका स्वागत किया, योजनाओं के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी दी। अब हम कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाते हैं, और इसके लिए हम आदरणीय महोदय और हम सभी मिलकर ये दीप प्रज्वलन बनाएं, ये दीप बत्ती जलाएं। रुकवा लिया करो। तो इस तरह से ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम युगों युगों तक प्रज्वलित होती रहे, हमारे विकास की धारा यूं ही बहती रहे, जब तक कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम है, महोदय को जाना है, तो हम सूक्ष्म रूप से हम थोड़ा थोड़ा समय हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको लेंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समय लेंगे। हमारे बीच में श्री प्रेमनाथ जी साहू जी मौजूद हैं, तो सूक्ष्म रूप से अपना एक ग्रामीण मीडिया किस तरह से समाज को, हमारी योजनाओं को आगे ले जा सकता है, ले जाने में क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए, इसके बारे में श्री प्रेमनाथ साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार तालियां हो जाएं हम सब लोगों के लिए। आदरणीय मुख्यातिथि महोदय, मंचर सिंह, मेहमान और पत्रकार साथियों, मुझे इस मंच से बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देता हूं पत्रकारों की ओर से। पत्रकार समाज एक लंबे समय से जनता और प्रशासन और सरकार के बीच का एक माध्यम था और अब भी है। कुछ समस्याएं पत्रकारों के सामने होती हैं, उसके बावजूद भी वो अपना काम बखूबी, सामने भी कुछ मुसीबतें होती हैं, सच्चाई लिखने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो
वास्तविक खबर लिखने में भी हमारे ऊपर मुकदमे हो जाते हैं। इस पर मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि पत्रकारों के रक्षा के लिए कि वो अपनी कलम को अच्छी तरीके से लिख सकें, आपकी बात समाज तक पहुंचा सकें, समाज की बात आप तक पहुंचा सकें। इसके लिए कोई सुरक्षा कानून गठित करें केंद्र सरकार। ये केंद्रीय मंत्री जी से और अपर निदेशक महोदय से मेरा सुझाव भी है, निवेदन भी है। हमारे पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जिससे हम अपना बचाव कर लें। इधर 2.5 साल के अंदर आप फतेहपुर में अवलोकन कर लीजिए कि कम से कम 18 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और जो अनावश्यक हैं। हमारी सुरक्षा के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार के लिए हम कुछ करते हैं तो सरकार भी वचनबद्ध हो कि हमारे लिए कोई कानून बनाए कि किसी भी थाने में और किसी भी प्रशासनिक स्तर पर हमारे खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए और हमको गिरफ्तार करने के लिए निश्चित तौर पर कोई न कोई प्रावधान बनाया जाए। इसके लिए मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात की जानकारी आदरणीय की उपस्थिति में देना चाहूँगा कि भारत सरकार ने पत्रकार कल्याण योजना JWS जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम एक लागू की है। शायद कुछ लोगों को मालूम हो, इसके अंतर्गत वे पत्रकार चाहे वो मान्यता प्राप्त हैं या मान्यता प्राप्त नहीं है, बट वो पत्रकार हैं। कई बार होता है कि जो पत्रकार का मालिक होता है वो पत्रकार होता है, लेकिन वो अपना आइडेंटिटी कार्ड मान्यता के लिए आवेदन नहीं करता है, वो अन्य साथियों को दे देता है, तो पत्रकार है। तो यदि वो पत्रकार है तो उसमें कुछ शर्तें हैं। उसके अंतर्गत किसी बीमारी से मृत्यु होने की दिशा में, जैसे कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सहायता भारत सरकार देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो पहले कभी मुझे लगता है कि इसकी योजना नहीं थी, जो हाल के वर्षों में ये शुरू हुई है। मैं अगली कड़ी में हमारे बीच में प्रेम शंकर जी अवस्थी जी मौजूद हैं। आइए आप भी इस पर कुछ प्रकाश डालें कि हमारे जो ग्रामीण मीडिया है वो किस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ा है, उसका क्या योगदान है। महानिदेशक विजय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अभय प्रताप जी और जो कार्यक्रम की जो प्रमुख है केंद्र सरकार की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, मंच का संचालन कर रहे हैं, जिला भाजपा के अध्यक्ष राजीव मिश्रा जी और मंच का जो संचालन कर रहे हैं बड़ी बखूबी से माध्यम से सरकार की, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं पर जो है दृष्टि डालना है। एक 2014 से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था उसको समाज में कार्यान्वित कर रही है। एक से एक योजनाएं गरीबों के लिए, सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध करा करके जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में एक प्रकार का जो उपमान करते नजर आ रहे हैं वो कहीं पिछली सरकारों में नहीं हुआ है। हम किसी सरकार की यहाँ प्रशंसा करने के लिए नहीं खड़ा हुए हैं, लेकिन जो समालोचना है वो साफ नजर आ रही है। अभी पत्रकारों की समस्याओं का ये मंच नहीं है कि समस्याएं रखने के दूसरे मंच होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सरकार विचार कर रही है
और स्वास्थ्य सेवाएं भी सरकार दे रही है। एक प्रोफार्मा नया आ गया है, जो पिछला प्रोफार्मा भरा गया था स्वास्थ्य संबंधी, वो दूसरा आ गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित है। इसमें 5 लाख का जो है प्रति सदस्य को, अगर कोई उत्तर प्रदेश में है तो उससे जो आश्रित परिवार उसको किया जाएगा, जो जिले में मान्यता प्राप्त है उससे आश्रित लोगों को भी प्रदान किया जाएगा। ढेर सारी जब विकास की गति बढ़ती है और उस विकास की गति में पत्रकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए। हम शासन, सरकार और विकास की मुख्य धारा से इधर नहीं, हम उसी में शामिल हैं। हम लोगों के परिवार हैं, लोग हैं, जन हैं, तो वो सब उसी में शामिल हो जाते हैं। तो हमें पत्रकारों की जो भूमिका हमारी होनी चाहिए वो एक रचनात्मक होनी चाहिए, सृजनात्मक होनी चाहिए। अभी महेंद्र जी ने बात कही, हमें जो निषेध के बिंदु है, जो नेगेटिव जो बिंदु है उन्हें रखना है, लेकिन हमें वो भी रखना है जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी विशेष रूप से सम्मानित करना है, उत्साहवर्धन करना है, ताकि वो अपनी उस गति से, उसी विचारधारा से विकास की गति में काम कर सके। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, साथी जी मौजूद हैं, कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जिले में, उन पर भी नजर रखने की जरूरत है जो विकास की गति में बाधक है। इन्हें समझने की जरूरत है। मैं एक बिंदु से पूरी बात करूंगा। रामायण में एक विषय उद्धृत है, जिस समय भगवान राम लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और एक सरोवर के निकट बैठकर वहां की नैसर्गिक सुषमा को अवलोकित करते हुए लक्ष्मण से कहते कि लक्ष्मण सुनो। और वो दृश्य है कि बगुला जो है उसमें पानी में तैर रहा है और इस प्रकार से पैर रख रहा है कि कोई किसी मछली का वध न हो जाए। तो राम कहते हैं पस्त लक्ष्मण पंपा पुरुषा, बका है अति धार्मिक है अस्ति, सनई सनई पदम धत्ते जीवा नाम भय बधम भया। ये जो बगुला है इस शांति जल में इस प्रकार से धीरे धीरे पैर रख रहा है तो धार्मिक हो गया है कि कहीं किसी जीव का वध न हो जाए। मछली कहती है जल से रामा है क्यों कथयति, अरे ये राम क्या कह रहे हैं। शाम इसने तो मेरे को ही विनाश कर दिया है और जो अंतिम अन्योक्त विनाश है सहवासी बिजानुत जगतम सहवासी नाम, साथ साथ चलने वाले के चरित्र को साथ साथ रहने वाला जान लेता है। विकास की गति उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की इतनी बृहद रूप से चल रही है, गतिशीलता और गुणवत्ता के साथ चल रही है, उसको गुणहीन यहाँ लोग बना देते हैं। उसकी देखने की जरूरत जनप्रतिनिधियों की है, न कि क्षेत्र में ऐसी राजनीति करे कि किसने वोट हमको दिया है, किसने वोट नहीं दिया है। इसका आंकलन करके अगर वो गतिशीलता उनकी बनी है तो सरकार का ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कभी जो है बृहद लेखों में जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि चुनाव जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है कि 5 साल की अवधि में वह मनस्यता समाप्त कर दे, वो महत्वपूर्ण होता है जीत के लिए। तो विकास की गति में हम पत्रकारों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर सरकार कुछ कर रही है तो उसको पूरे गांव तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और सुविधाएं पहुंचे। बाकी ऐसा नहीं है क्योंकि मीडिया जो सोशल मीडिया का इतना माध्यम है कि गांव का ग्रामीण जो कम पढ़ा लिखा वो भी चला रहा है और योजनाएं उसके मोबाइल के माध्यम से पहुंच रही हैं। लोग लाभान्वित तो हो रहे हैं।
चाहे वो आवास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को एकदम परिवर्तन कर रही है, उनकी गरीबी को दूर कर रही है। तो ऐसा लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। उपाध्याय जी का ये मूल मंत्र था, कली शयानो बहुत संज्ञान पड़ा। सोते रहने का नाम कलियुग है, कलियुग दूसरा नहीं। जो आदमी सो रहा है, अचेत हो गया है, जो विकास की गति को और समाज की गति को नहीं समझ पा रहा है, जो सो रहा है, कली शयानो बहुत। सोने का नाम ही कलियुग है। उत्कृष्ट तो द्वापर भगवती है, उनका जो खड़े होगा वो द्वापर में उसमें हो जाएगा। अंत पंक्ति में कहना चाहता हूँ, चढ़ाई वही चढ़ी वही का सिद्धांत जो उनका रहा कि चलते रहिए आखिर अंतिम मुकाम प्राप्त होगा। तो आज वो गति बिल्कुल सरकार, दोनों सरकारें, केंद्र और यहाँ की सरकारें दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार कर रही है, वो एक लक्ष्य लेकर चल रही है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अंतिम में एक लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जिनके संकल्प सजग होते हैं, ये संकल्प की जरूरत है, चाहे पत्रकार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, नौकरी नहीं, अपने कर्तव्य का निर्वाह। जिनके संकल्प सजग होते हैं, लक्ष्य वही पाते हैं, और दस्तावेज पानी में लिखे नहीं जाते हैं। और जिनके संकल्प अटल चट्टानों से वक्त की शिला में नाम उनके लिखे जाते हैं, वक्त की शिला में नाम उनके लिखे जाते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सार्वजनिक सोच से बहुत बड़ी बात कही। अब हमारे बीच में जिला पंचायत के मुखिया श्री अभय प्रताप सिंह जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच में जो सरकार की बहुत सारे कार्य हैं, योजनाएं हैं, उनके क्षमा करें, हमने बाईपास किया है, हमें कहीं जाना है कार्यक्रम में। बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी सामने बैठे हुए हैं, सीनियर प्रेमशंकर अवस्थी जी, राजेश महेश्वरी जी, साहू जी, विवेक जी, सब लोगों का नाम लेना संभव नहीं है। आज इस जिला पंचायत के प्रांगण में ग्रामीण मीडिया है, उससे वार्तालाप के कार्यक्रम में हमारे फतेहपुर जनपद की गौरव केंद्र सरकार की राज्य मंत्री हमारी बड़ी बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी, जो हम लोगों के बीच में हैं, उपलब्ध हैं, जिन्हें का नेतृत्व कर रहे हैं, सफल नेतृत्व कर रहे हैं हमारे छोटे भाई जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा जी। आशीष जी के नाम में देखिए मुस्कुराहट आ गई सामने। इनके नेतृत्व में हम लोगों ने हर सीट फतेह की है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे जो भी चुनाव हो, जो कमान संभालते हैं उसके नेतृत्व में हम लोग सफलता पाते हैं। सूचना मंत्रालय से आए हुए हमारे साथ जोरदारी से जहां गलत हुआ है विरोध किया। आज जो वार्तालाप का कार्यक्रम बना है, हमारी सरकार देश में भी है, प्रदेश में भी है, पूरी ईमानदारी से हम लोग सबका साथ सबका विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। निष्पक्षता से काम हो रहा है। यहाँ कोई जांच देख के पूछ के कोई भी योजना नहीं दी जा रही है, एक तरफ से योजना दी जा रही करेंगी। 8 साल में जो हमारी सरकार ने जो प्रदेश में ग्रामीण में काम किया है, मैं छोटे शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। जनधन के खाते 45 करोड़ लोगों के खुलवाए गए। जब खुल रहा था तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, कितने खाते खुल रहे, इतने खाते खुल रहे, क्या वजह होगी। पहले जो भी योजना पूर्ववर्ती सरकारों में चलती थी, 100 रुपया वहां से चलता था तो सिर्फ लाभार्थी को 10 रुपए मिलता था, 90 रुपए बीच में घपलेबाजी हो जाती थी। पारदर्शिता के लिए ही जनधन खाते खुलवाए गए कि जो भी जिस योजना का जो भी लाभार्थी हो उसके खाते में सीधे लाभ पहुंचाया जाए। 45 करोड़ जनधन खाते खुलवाए गए। पीएम सुरक्षा बीमा में 28 करोड़ 37 लाख लोगों को पीएम सुरक्षा योजना के तहत
उनको बीमित कराया गया, उसका लाभ उनको दिया गया। बहुत बड़ी संख्या होती है 28 करोड़। इसी तरीके पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 12 करोड़ 76 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ कवर किया गया 17 करोड़ 90 लाख लोगों को। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ 30 लाख लोगों को घर बनवा के, जात पात का कोई बंधन नहीं, जो गरीब है। पूरी जनसंख्या नहीं आ जिले, जिले की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, देश की योजना कर रहे हैं। जिले वाली योजना हमारी दीदी बताएगी। जब से दीदी फतेहपुर में आई हैं, हम लोगों का सौभाग्य खुल गया है। यहाँ से सांसद तो हम लोग किसी को बना के भेज देते, त्यागी जी आपको वहाँ से भी नहीं छोड़ रहे। हमारे निरोधक भैया है, चाहे जो करें। पंचायत अध्यक्ष है तो मैं नहीं, मैं जिले की बात, जो हमारी सरकार की योजना है देश प्रदेश में चल रही, मैं उनकी बातें लिखित कह रहा हूँ। 22 करोड़ 60 लाख लोगों को सीधे लाभान्वित किया गया बैंक खातों के माध्यम से। 2 करोड़ 6 लाख लोगों को बिजली के फ्री कनेक्शन दिए गए। 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना LPG कनेक्शन दिया गया। ये योजनाएं जो हम लोग चला रहे हैं, हमारी सरकार की मंशा है। आप लोग जो है चौथा स्तंभ है, देश के चौथे स्तंभ है। आप लोगों की लिखी हुई बात को लोग गंभीरता से सुनते हैं। मीडिया में जब चैनल में चलता है, जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक मीडिया एक्टिव रहती है। तो जब मंथन होता है तो फिर जहर भी निकलता है, और जहर के बाद फिर अमृत भी निकलता है। आज के सत्र में शुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले उन पत्रकार साथियों को, फतेहपुर ग्रामीण ही है, एक तरह का ग्रामीण परिवेश है अभी हमारे। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ, फतेहपुर 1 महीने में और गर्व का अनुभव कर सकता है। यदि लेखनी की दृष्टि से देखें तो फतेहपुर उत्तर प्रदेश में अकेले नहीं, पूरे देश में आज भी लेखनी के द्वारा अमर हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। काव्य की दृष्टि से देखें तो सोहनलाल द्विवेदी आज भी अमित अक्षरों में उनका नाम कभी मिट नहीं सकता। ऐसे ही पत्रकारिता के जगत में पहले तो दूरदर्शन नहीं हुआ करता था, हम सुनते हैं। जब कभी मुझे बचपन की याद है कि हमारे गांव में एक कोई रेडियो खरीद के ले आया, तो जब आवाज आ रही थी तो पूरा गांव देखने गया कि आवाज कहां से आ रही। ऐसा नहीं है। यदि दूरदर्शन नहीं होता तो महाभारत को घर बैठे संजय अंधे धृतराष्ट्र को नहीं दिखा सकते थे, नहीं बता कर सकते थे। वो भी पत्रकार ही थे, दिव्य दृष्टि थी। और इतना ही नहीं, यदि मैं पौराणिक इतिहास में जाऊं तो नारायण जी जैसा पत्रकार आपको मिलेगा नहीं। और पत्रकार के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। वो देवताओं के पास भी जाते, दैत्यों के पास भी जाते, मनुष्यों के पास भी जाते, उनको सबके पास जाने के लिए खुला होता है। ऐसे ही आपको छूट होती है। हम हर समय जाकर के, हर जगह जाकर के, लेकिन एक अनुरोध जरूर करना चाहूँ। उसके विषय में गलत छाप दिया, वो छप गया और वो यथार्थ में नहीं है, लेकिन जनता वही पड़ेगी। यदि उसके बगल में आपने उसका वर्जन छाप दिया तो फिर वो काउंटर हो जाएगा कि नहीं, जिसने बयान दिया है गलत है। हमें लेखनी चलाते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मां सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर। हम लेख लिखना चाहे, पत्र लिखना चाहे, नहीं लिख सकते, हम बोल सकते हैं, पार्लियामेंट में जवाब दे सकते हैं, आपको भी जवाब देते हैं। लेकिन आपके तरह मैं चाहूं
कि लिपिबद्ध करके उसको छाप दो तो मैं नहीं कर सकती। कि किसी किसी को माँ सरस्वती की कृपा होती है आप जैसे लोगों को, जो आप माँ सरस्वती के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। तो हमें इन बातों में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कार्यशाला ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा क्या क्या काम हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फतेहपुर के कार्यकर्ता पत्रकारों को अस्पतालों में जांच करवाने जाएगा, गरीब आदमी जांच नहीं करवा सकता, वो बनना स्वीकार कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर कर्जा लेकर के जाना स्वीकार नहीं करता। अरे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सामने जी डायलिसिस के लिए दिक्कत है, हमें ब्लड चढ़वाना है। आपको भी जानकारी है, साल भर हो गया लगभग फतेहपुर में लगे 6 लोगों को एक साथ ब्लड चढ़ सकता है, वो डायलिसिस की मशीन भी आपके जिले में लग चुकी है। यदि हम इन चीजों पर भी फोकस करें, मेरी कोई कमियां हैं, कमियों को उजागर करिए। कबीर दास जी ने कहा, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव। कमियां हैं, उनको उजागर करना चाहिए। बहुत सारे भी लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे फतेहपुर अस्पताल में एक सरे की मशीन भी खुल चुकी है, और भी 19 के पहली मैंने डाल दिया। तो कुछ चीजें हैं जिनको हमें अपनी लेखनी के द्वारा, यदि एक गरीब का भला होता है तो मैं समझती हूँ कि हम उसका एक सहयोग कर रहे हैं। एक काम अभी और भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार के सहयोग से बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। गांव का गरीब आदमी कभी जांच करवाने जाता है तो उसको अलग अलग अस्पतालों में जाना पड़ता है, अलग अलग मशीन में जाना पड़ता है, और हर जांच का उसका एक पैसा तय है। लेकिन हमारे फतेहपुर में अभी 2 इलाकों में, पिटौरा और मलवा में, ऐसी मशीन लग चुकी है जिसको स्वास्थ्य उद्यम बोलते हैं। 15 मिनट नहीं लगते, आपके पूरे शरीर की जांच दे देगी कि आपके शरीर में कमी क्या है और आपका ब्लड कितना है, आपको रोग कौन सा है। क्या अभी हम लोग गरीबों तक पहुंचा पाए क्या? मैं फतेहपुर की बात कर रही हूँ, मैं पूरे देश की बात नहीं अभी कर रही हूँ। अभी मेरे पास खागर के लोग आए, बोले हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। मैंने कहा ये भी आपको पता नहीं है कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है, चाहे खागा हो, नवस्ता हो, हंदगांव हो, फतेहपुर हो, बिंदकी हो, सब जगह प्लांट लग चुके हैं। अब कोई भी सिलेंडर लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप अस्पताल में जाइए, आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब कई बार मैंने देखा, मानती हूं कि वो सड़कें अच्छी होनी चाहिए, शायद यदि आप 2014 का फतेहपुर उठा के देखेंगे और आज 22 का फतेहपुर देखेंगे तो सड़कों के मामले में धरती आसमान का फर्क मिलेगा, बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। मेरे पास पूरा लेखा जोखा है, पूरी सरकार का है, मैं अपने मंत्रालय का भी लेकर के आई, और मैं चाहूंगी कि आपके पास तक वो पहुंच जाए। अभी एक बहुत बड़ा मेरा अभियान है, जिस अभियान को जिस दिन मैं धरातल पर लागू कर दूंगी उस दिन आपको मैं बताऊंगी, और वो हमारे फतेहपुर का नर्क जो खत्म होना चाहिए उसके लिए मैं भी बहुत तेजी से लगी। किसानों के लिए, किसान आपको क्या करता, गरीब किसान जिसके पास 2-3 बीघा 10 बीघा वाला भी गरीब ही माना जाता है। समय पर बीज नहीं, समय पर खाद नहीं, यही फतेहपुर है जहां लाठियां चलती थी।
खाद के लिए, बीज के लिए। जब सरकार नहीं थी तब की बात बता रही हूं। 2017 तक हमने झेला, किसानों ने झेला, लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार आपने बनाई, 16 में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुई। आपको मैं कुल आंकड़े बता रही हूं। मैं जिस गांव मंत्रालय में काम कर रही हूं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसमें कुल प्रशिक्षण केंद्र पूरे देश में 2369 से अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में कुल प्रशिक्षण केंद्र 346 लैब की व्यवस्था की। और अभी एक और योजना जो कभी कभी लैब की दिक्कत आती है, किसान की लैब अलग करने हम लोग जा रहे हैं और घरेलू लैब अलग करने जा रहे हैं, जिससे ना किसान को परेशानी होगी और ना ही घरेलू लोगों को परेशानी होगी। ये सोच भारत सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री की। मैं पूरे आंकड़ों तक इसलिए नहीं जाना चाहूंगी कि मैं पूरा बताने का प्रयास करूंगी तो बहुत बड़ा लंबा चिट्ठा है। इस महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत ये कोई रोजगार नहीं है, ये वैकल्पिक रोजगार है। जिसको कहीं रोजगार नहीं मिलता वो गांव में रह करके अपना रोजगार में बैठे हूँ। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री सड़क योजना, यदि मैं आपको इस जिले में बताऊं तो शायद आपको भी लगेगा कि क्या इतनी भी सड़कें बन सकती हैं क्या? तो बन सकती हैं। 2014 के पहले कई ऐसी बड़ी सड़कें थी जिन सड़कों पर कोई भी काम नहीं हुआ था। आज 2014 के बाद से, क्योंकि मैं कई सड़कों का स्वयं लोकार्पण और शिलान्यास नहीं कर पा रही हूं, ग्रामीण सड़क एक हमारे जीवन की रेखा धारा होती है, देश को जोड़ने की होती है, प्रदेश को जोड़ने की होती है। उसमें जिले में कुल लंबाई स्वीकृत सड़क है, ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा कि जिले का मामला है, 1110 किलोमीटर जो बनी और अभी स्वीकृत हुई है। 1000 किलोमीटर जाना हो तो कहाँ पहुंचेंगे आप बताइए ना। यदि पूरा जोड़ करके एक साथ बना दिया जाए, कलकत्ता कितना 1200 किलोमीटर है, 900 है ना। अभी देखिए 2014 के बाद की मैं बता रही हूँ, जब से मैं आपके द्वारा सांसद चुनी गई, 1110 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृत हुई है और बनती है। क्या हमने कभी आंकड़े निकाले? मैं आपकी बड़े सांसद नहीं हूं। क्या कभी हमने जिले में सोचा था कि स्वास्थ्य में सुधार होने के लिए कुछ आधुनिक कदम उठाए जाएंगे? आप सबके सामने मेडिकल कॉलेज जहां हो जाता है वहां हर तरह के डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। ये छोटा सा शहर जहां आप बैठे हैं, अभी आगे पीछे के जिलों में कहीं भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं 3 जिलों का करती हूँ जहां मेरा आश्रम है, जहां से मैं विधायक रही हूँ, जहां से मैं सांसद हूँ। इन तीनों जिलों में पाइपलाइन से गैस मिल चुकी है, कनेक्शन हो चुके हैं। बहुत जल्दी आपको 6 महीने के अंदर अंदर पत्नियों का झगड़ा जो होता है वो भी खत्म होता है। छोटे से जिले में आपके बगल की ITI जर्जर पड़ी हुई थी। भारत सरकार से जो बेटियों की शादियां हो रही हैं वो 100 परिवार नहीं है, वो 200 परिवार एक साथ बंधन में बंध रहे हैं। वो गरीब बेटियां जो शादी नहीं कर पाती थी, बाप नहीं कर पाता, उनकी गरीब बेटियों की भी शादियां हो रही हैं।
तो सरकार एक दिशा पर काम नहीं कर रही, सरकार का फोकस सब दिशा में है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। किया है, जो आशीष वचन दिया है, वो ग्रहण करने योग्य है। निश्चित रूप से इसी धारा पर अगर हम चलते रहेंगे तो अपने अभीष्ट को प्राप्त करेंगे। मैं मान्या की अनुमति से हमारे बीच में जो बहुत सारे विकास के कार्य चल रहे हैं, उसी कड़ी में आदरणीय ने बात की, स्वयं सहायता समूहों की बात की, जिनकी कड़ी कड़ी से हमारे समाज का, हमारे देश का विकास होता है। तो एक मोहतरमा हमारे बीच में किरण स्वयं सहायता समूह की मौजूद है। अनुमति हो तो मैं उनको बुलाऊं, अपने अनुभव साझा करें। आइए। संक्षिप्त में कार्यक्रम समापन पर है, विशेष अनुमति लेकर ही आपको आमंत्रित किया गया है। आए हुए अतिथि और हमारे अधिकारियों को मेरा सादर नमस्कार है। और मेरा नाम किरण है। मैं बिल्की के खजुआ ब्लॉक के एक छोटे से गांव सहबाजपुर की रहने वाली हूँ। और मेरे समूह का नाम माँ वैष्णो महिला स्वयं सहायता समूह है। और जब हम पहले घरों में रहते थे तो हमें समूह के बारे में कोई चीज़ नहीं पता था कि समूह होता है क्या है। और जब से मतलब आरबीवीपी का समूह चला हुआ था, तो हम जब समूह में जुड़े तो हमें समूह का मतलब समझ में आया कि समूह होता है क्या है। समूह से हम लोग अपनी छोटी छोटी बचत, अपनी छोटी छोटी पूंजी इकट्ठा करने लगे। और समूह से काफ़ी हम लोगों ने अच्छा रोजगार भी हमें मिला हुआ है। जैसे कि हमारे खजुआ ब्लॉक में 900 समूह चल रहे हैं। और इस समूहों से काफ़ी महिलाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिला है। उनको काम भी कारण से क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है और पैसों के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और इस समूह से महिलाएं हमारी जुड़ के वो अपनी पूंजी भी इकट्ठा कर रही हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि हमारी इसमें काफ़ी काम आया हुआ था, टेडी बियर का काम भी चल रहा है। काफ़ी महिलाओं को टेडी बियर का काम भी हमें सिखाया गया है। ड्रेस का काम भी महिलाओं को दिया गया था। हमारी दीदियाँ ड्रेस का काम भी किए हुई हैं। जो प्राइमरी स्कूलों में जो ड्रेस बटा हुआ वो हमारी दीदियों ने खुद स्वयं से सिल के अपने उन बच्चों को दिया है। और जैसे कि ड्राई राशन का काम चल रहा है, इस सरकार में जो ड्राई राशन का काम था, हर घर में बच्चों को राशन दिया गया। जो छोटे बच्चों को राशन नहीं मिल पाता था वो भी समूह के स्तर से हर घर घर पहुंचाया गया है। और हमारे यहाँ खजुआ ब्लॉक में हमारे पीछे पेयजल प्लांट चल रहा है, दरिया प्लांट, जो कि हम उसी में काम करते हैं। और वो जो दरिया हम लोग बनाते हैं, हर आंगनबाड़ी को देते हैं कि वो मतलब बच्चे तक पहुँचाएं, वो बच्चे तक दें। क्योंकि जो हमारी दीदियाँ हैं, जो हमारे समूह की दीदियाँ उस पेयजल प्लांट पे जुड़ी हुई हैं और उसमें काम भी कर रही हैं। और उनको उस हिसाब से उनको मानदेय भी मिल रहा है, उनको एक रोजगार मिला हुआ है, जो कि वो पहले बेरोजगार थी। इस समूह से जुड़ के उन्होंने बहुत अच्छा आगे काम किया और आगे बढ़ भी रही हैं। जब से ये समूह आया हुआ है, हमारी दीदियाँ काफी जागरूक हो गई हैं और उन्हें बहुत अच्छी जानकारियाँ भी मिली हैं। कुल मिला के हम देख रहे हैं कि मोहतरमा अपने उद्देश्य में आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहतरमा आपको। और मैं एक 7 मिनट समय हो लूंगा, घड़ी लगाकर आपका, सिर्फ 7 मिनट 7। हमारे बीच में इसी तरह की एक और मोहतरमा, एक निवेदन है मेरा कि ग्रामीण मीडिया कार्यशाला है, ग्रामीण पत्रकार आए हैं, सैकड़ों पत्रकार हैं, सब बिना अपनी बात कहे लौट गए। कम से कम ये जो गांव का पत्रकार आया, क्षेत्र का है, तो उसकी बात दीदी के सामने यहाँ जो जिम्मेदार बैठे हैं उससे एक बार पूछ लेते कि भैया आपको गांव में समस्या, प्लीज दीदी प्लीज बात पूरी कर ली, दीदी बात पूरी कर ली प्लीज। मैं कह रहा हूँ आप विजय जी बैठे हैं, मैं उद्घाटन करने के लिए अकेले आई थी, ठीक है ना, मुझे उद्घाटन बुलाया गया। इसके बाद में सत्र, इसके बाद में हम बात करेंगे। अभी तो उद्घाटन सत्र में आप लोग अपना अपना विषय रखिए। धन्यवाद। हमारे बीच में ओडीओटी स्वयं सहायता समूह की मालविका चुनती है। उन्होंने नहीं, मैं सिर्फ उनको एक मोबाइल को उपलब्ध नहीं थे तो फिर आना था, तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगी। ये विजय जी जो भारत सरकार से आए हैं, आपकी समस्याएं भी नोट करेंगे और मुझे भी कापी देंगे और आप उनको पहले आप बैठ के बताइए और
और मैं चाहूंगी कि जो अपने जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं उसका इस कार्यशाला को संचालित करें। सबका एक ही उद्देश्य है, जनता को लाभ पहुंचाना। यदि आप कहीं गाँव में रिपोर्ट छापते हैं तो उसमें भी आप जनता का ही छुपा होता है कि भाई इस गाँव की सड़क कैसे बने, इस गाँव में ये काम कैसे हो, वो भी आपका ही उद्देश्य होता है। तो जो सरकार चाहती है वो हम जनता तक उन योजनाओं को कैसे दें। कई बार कई अनपढ़ लोग होते हैं जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। जैसे सपोज जनधन खाते के लिए कब से योजना लागू हुई थी, बहुत सारे लोगों ने उस पर योजना कर दी, कुछ लोग पहुँचे नहीं बैंक में। और जब कोविड आया उस समय जनधन खातों में सरकार ने पैसा दिया। तो कई योजनाएं, कोई सभा नहीं जिसमें हम लोग भाषण दें या कुछ संवाद है, पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अभी बैठ करके थोड़ा अपना विषय, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति है, भारत सरकार से आए, पूरी बात सुनेंगे और मंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। दीदी सपा के गठबंधन में चंद्रशेखर की एंट्री हो गई है, मायावती काट सपा ने ढूंढ लिया। देखो जांच शिवपाल पे आज से चालू हो गई जांच। ये विषय अभी आज का मेरा नहीं है, आज का सिर्फ आपकी कार्यशाला आपके बीच में संवाद कर ऐसा मैं दोबारा बैठूंगी और आपको उसमें बात करके संवाद करके मैं उनको बुला के ठीक है, ओके, थैंक यू। वो आपको जमा करने होते हैं हरखावा करके पीआईबी ऑफिस में, और एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे AWS लिखा हुआ है सबसे ऊपर, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा अपनी डाउनलोड फॉर्म इन हिंदी इन इंग्लिश, जिस भी भाषा में आपको करना है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उस फॉर्म को भरिए, उसमें आधार कार्ड आपका होना चाहिए और जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप किसी बहुत बड़े अखबार से जुड़े हो या किसी भी अखबार से हो, आप छोटे से छोटा, छोटे बड़े से बड़ा, वो आपको लेटर हेड पे आपके संपादक लिख के दे दें कि ये इतने दिनों से हमारे यहाँ कार्यरत है और अगर सैलरी आ रही है तो आपका अकाउंट स्टेटमेंट, तो उसको जो है हम लोग दिल्ली भेजते हैं, उसमें जो पत्रकार है उसको उसकी बीमारी में 5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। अधिकतर तो पत्रकार को अपने अखबार निकालना है,
वो अपना एक्सपीरियंस कैसे होगा? नहीं तो वो वाला एक्सपीरियंस नहीं आपका है, नई सर्टिफिकेट लगते हैं। और नई सर्टिफिकेट पर्याप्त रहेगा? हाँ, नई सर्टिफिकेट पर्याप्त है, 5 साल पुराना न्यूज़पेपर होना चाहिए आपको। ठीक। और सेम चीज डेथ में भी है आपका, कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, किसी की भी अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो वो भी सेम प्रोसेस में अप्लाई कर सकता है। उसका वेरिफिकेशन होता है, इसमें आप DIO से लिखवा लें कि ये पिछले 5 साल से यहाँ कार्यरत हैं, या जो एक मान्यता प्राप्त कार्ड अगर आपका है तो वो लग जाएगा। अनुभव मतलब आधार की कॉपी लगती है, एप्लीकेशन फॉर्म लगता है, सैलरी सर्टिफिकेट लगती है आपकी, अनुभव प्रमाण पत्र लगता है, ये सारी चीजें लगती हैं। उसके बाद जब ये जो मीटिंग है, मतलब आपको इस योजना के बारे में बता दूं, 6 करोड़ रुपए इस मंत्रालय के द्वारा अलॉट किए गए पूरे भारत में पत्रकारों के लिए। इसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे इस साल 26 लोगों को ये मदद दी गई। फिर वो फाइल लिखी जाती है, इसकी बैठक 4 महीने में एक बार होती है उसमें। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई पत्रकार इसको डिसाइड करता है कि किसको मिलेगा, किसको, कोई अधिकारी नहीं डिसाइड करता है, कोई मंत्री नहीं डिसाइड करता है। ये एक पत्रकारों की कमेटी है दिल्ली के, जिसमें द हिंदू अखबार के शिशिर जी हैं, IPN 7 के भी पत्रकार हैं, जी न्यूज के रविंद्र हैं जो जी नेशनल ब्यूरो में पॉलिटिकल ब्यूरो कवर करते हैं। इस तरह से 3 पत्रकारों की कमेटी है। तो पूरे भारत में जितनी एप्लीकेशन आती है ये लोग उसको एनालाइज करते हैं, या ऑनलाइन या दिल्ली में। ये कह रहे हैं जैसे गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित है और उसे भाग्यशाली होना पड़ेगा ये पैसा मिलने में, तो वो कहाँ फिर मदद की बात करें? भाई ये तो बात हुई होगी स्क्रूटनी में होगा, तो वो तो भाग्यशाली हुआ तो वो मरने के बाद हो सकता है भाग्यशाली बन जाए। तो ऐसी मतलब ये योजना है, एक्सपेंड हो रही है। एक चीज शुरू पत्रकारों की ही कमेटी है, पत्रकार ही डिसाइड करते हैं। प्रयास करो कि जो है महीने बैठक, मतलब ये है कि बैठक मालूम है एक बार बैठक और बीच में पेंडिंग पड़ा तब तक उम्र और ये जो है गंभीर मर्जों में तुरंत उसकी मदद होनी चाहिए। इसमें तो बहुत लंबा खींचे गंभीर मर्जों में। केस के बाद तुम्हारा नाम है अपना परिचय जरा बताना। मैं विवेक मिश्रा हूँ। विवेक मिश्रा, यहाँ दैनिक भास्कर प्रिंट में ब्यूरो। स्टेट में कौन है अपना? हमारे वो अस्थि मनीष। अच्छा, आपकी संपादक भास्कर में प्रिंट एक ही है उत्तर प्रदेश में। नहीं मैं लेकिन जो जानकारी बता रहा हूँ, MP भास्कर है, अंग वो एक ही है, एक ही परिवार का अंग था, लेकिन उनकी ऐप यहाँ चलती है। तुम्हारा क्या दिक्कत था? आप किसमें हैं? मैं प्रिंट में हैं जी, अखबार में। कौन है स्टेट ब्यूरो? बात कराऊं उनसे, अमित जी से? नहीं बाद में पूछ रहा हूँ, मेरे वर्धन में कर रहा हूँ। कौन कहाँ है? हेमेंद्र जी है, हेमेंद्र जी वहाँ सीनियर है। अच्छा, वो हमको लगता है उप संपादक है। मनीष अवस्थी के संपादक। अच्छा, और डिजिटल में कौन है? डिजिटल की जानकारी इसलिए नहीं कि डिजिटल MP वाले देखते हैं, वो MP वाले हैं। अच्छा, वो MP, आप यूपी के हैं? हम यूपी वाले हैं। मतलब MP वाला अपना अखबार यहाँ नहीं करता। पब्लिकेशन भास्कर के कई तो कई उन्होंने अलग अलग ग्रुप है, पंजाब केसरी और हाँ, वो बंटवारा हो गया है। बंटवारा बीच में वो दखलंदाजी हो जाती है। लेकिन प्रिंट में नहीं है, प्रिंट में सिर्फ हम उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो ये यहाँ पे कॉपी आती है उसकी? हाँ परमानेंट आती है 2017 से भास्कर की। हाँ ओके, क्योंकि मैं प्रयागराज गया था तो वो मैं ढूंढा तो नहीं मिल पाया। इत्तेफाक रहा होगा, नहीं मिल पाया। यहाँ तो सूचना जाती है 2017 से लगातार। अच्छा, सूचना जा रही है, जो 3 को अखबार फ्री जाते हैं, सूचना DM में हमेशा जा रहा है। अच्छा, क्योंकि यूपी में भास्कर का कम सर्कुलेशन है। प्रिंट में 2 नहीं है, प्रिंट में 2 नहीं है। पंजाब केसरी की भी यही नहीं तो लेकिन एक मिनट भैया, प्रिंट में 2 नहीं है। बंटवारे फरीदाबाद में हमारा वो है, यानी कि आप कहाँ पर? प्रिंट में सिर्फ एक ही है, प्रिंट में उनका क्लियर है सिनेरियो। लेकिन डिजिटल में थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया कि जब डिजिटल तब नहीं था जब मैं वही बता रहा हूँ। मुझे अन्य जनपदों मिलते हैं, जैसे कानपुर में कोई आदित्य द्विवेदी मिलते हैं, फिरोजाबाद में कोई SPL लिंक चलाते हैं, उनका वेरिफिकेशन एक्चुअल में अखबारों का सर्कुलेशन का वेरिफिकेशन हम ही करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो सभी लोग आते हैं कि भाई हमारा ये है, अमर उजाला हो चाहे जागरण हो, कोई भी अखबार है उसका
उसी के आधार पर उनको रेट मिलते हैं विज्ञापन के। तो वो बोले कि नहीं, वो ऐप में है, वो भी हेड में है, वो ऐप में है, डिजिटल में, वो ऐप डिजिटल में है, मतलब प्रिंट एक ही है, प्रिंट दो नहीं है। प्रिंट एक ही है जी, प्रिंट एक ही है। बार बार तो आपको यही बात अपनी लिस्ट हमको जरा सा ठीक करनी प्रिंट पड़ेगी। सिर्फ एक है। रोज बात होती रहती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ और डिजिटल की दुनिया इतनी बड़ी, इसी की तो मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये जो डिजिटल युग है, डिजिटल क्रांति है, इस दौर आप बताइए, चलिए यही बात बात करने जा रहा हूँ। आप बैठिए, बताइए कि डिजिटल युग में पत्रकारिता जितना डिजिटल युग में योजनाएं आपकी सब तक पहुंच रही हैं, मोबाइल में गांवों तक पहुंच रही हैं, लेकिन इसी डिजिटल युग में, इसी दौर में इतनी बड़ी समस्या आ गई है कि पहले ये होता था कि प्रिंट में और चैनल में हम लोग ओरिजिनल लेके, और जैसे दीदी ने अभी कहा था, साधु दीदी ने, तो दोनों पक्ष आ जाते हैं। यहाँ डिजिटल में क्या है कि कुछ भी प्रसारित हो रहा है, जो मनाया वो डाल के किसी के लिए भी कुछ नहीं। अच्छा, तो इस पर एक कानून बहुत आवश्यक है। क्या कानून बताइए, क्या कानून बने? मतलब सरकार का प्रतिबंध डिजिटल पर है। मेरा आपका विचार भी जानना है, सर बता देंगे। मेरे कहने का केवल एक मतलब है कि जैसे 2000 रुपए में आपने एक वेबसाइट बना ली और आप संपादक अपने आप लिखने लगे, तो इस पर नियंत्रण जरूरी है। मतलब आपका कहने का ये है कि डिजिटल का जो भी पोर्टल है, चाहे वो ऐप हो, चाहे डिजिटल हो, उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिल्कुल यही कहने का मतलब कि तो ऑटोमेटिक संपादक, जैसे भास्कर का आपका ऐप है, उसका भी नहीं होगा कहीं रजिस्ट्रेशन के है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसका? भास्कर का। तो अखबार है ना, वो तो अखबार वाले भी चल रहा है वो। हाँ, वो तो अखबार की वेबसाइट चलाते हैं, आपने बताई से उसका कोई ये जो बताई मुझे और भी चला रहा कि हमारा RNIC को हम निवेदन कर रहे हैं, हमारी बात समझिए। हम ये कह रहे हैं कि एक अखबार है, भास्कर है, कोई भी अखबार हो, जागरण हो, उजाला हो, वो अपनी जब वेबसाइट चलाते हैं तो वो अपने अखबार का कर्मी बताते हैं, ना कि वो वेबसाइट का कर्मी होता है। जो उसको आईडी जनरेट करते हैं वो अखबार की होती है, क्योंकि वो अथराइज है सरकार से उसके लिए। अच्छा। और ये जो वेबसाइट वाला सिनेरियो है, तो ये वेबसाइट में क्या होता है कि हमने अभी गए, और मैं समझ गया, मैं समझ गया बात। आप लिख के हमको दीजिए अपने लेटर हेड पे और हमें दीजिए, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस दिशा में काम शुरू हो गया। बस यही। हाँ, अब वो ये दोनों लोग जो बैठे थे यहाँ पर, दोनों लोग सताए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री भी सताए हैं, जिलाध्यक्ष भी सताए हैं। तो सब जांच के दायरे में आए और इनके ले लिया और दो लोग बैठे थे, दोनों लोग उस दौर से सताए हुए हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है तो वो बात करेगा, ठीक है, कितना भी हम अगेंस्ट चलाते हैं, लेकिन आपका पक्ष जरूर साथ में जोड़ेंगे। लेकिन ये जो बिना पक्ष जोड़े कहानी दिन भर प्रसारित होती है, इन पर हम जब कुछ कहें तभी आगे बात पहुंचे। सरकार उसको देख रही है कि सरकार के लिए कितना अनर्गल प्रलाप चलता है, तो अगर उस पर नियंत्रण नहीं लाएंगे तो निश्चित बात है कि आगे के लिए बाधा विलम्ब इसलिए भी हो रहा है कि ये इतना बड़ा ये है महकमा बन गया अपने आप में कि किसको चार्ज, मतलब कि हर घर में उसमें क्या है, लैपटॉप खोला, सिम ली और चालू हो गया। और ऐसे लोग जो है उनकी कहीं जवाबदेही नहीं होती, वो किसी का भी चरित्र हनन कर देते हैं। ये बिल्कुल यही कहने का मतलब। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में करते क्या है, जैसे प्राइमरी का टीचर है जी, प्राइमरी स्कूल में पहुंचे और बताया मैं पत्रकार हूँ, या छोटी सी ID 100 रुपए खरीदी और उसके मुंह में लगा दिया। उठ पटाने की कुछ बहुत ज्यादा ग्राम प्रधान है, कोटेदार है और ठेकेदार है, जबरदस्ती की उगाही। मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा जहां तक मेरा संज्ञान है, मेरी जानकारी है, प्रिंट मीडिया में चाहे वो मैगजीन हो, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, फोर्टनाइटली हो, त्रैमासिक हो, षटमासिक हो, उसका RNI में पब्लिकेशन का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स का, उसके हिस्सा हम भी हैं, हमारे यहाँ होता है रीजन क्षेत्र में, दिल्ली में होता है। ठीक है सर, 1 या 2 या 3 स्टाफर होते हैं। एक्चुअली अखबार उन्हीं को मानता है कि ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, जनपद, और उनको वो पैसा देते हैं, वो भले 1500 रुपया इसके होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो आपकी बात ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाता है, वो संवाददाता का जिक्र कहीं नहीं होता है।
न संस्थान को होता और न आगे होता। ये जो ग्रामीण मीडिया की बात है, तो ग्रामीण तक बात वही पहुंचाता है जो क्षेत्र में एक क्षेत्रीय संवाददाता है, और वही एक्चुअली जमीन की हकीकत निकाल के अखबार को लाके देता है, चैनल को लाके देता है। लेकिन उसका ना अखबार में कोई जिक्र होता, मतलब वो कहते तो नहीं कि हमारा संवाददाता है, लेकिन जब वो मर रहा होता है तो उसका अखबार भी साथ छोड़ देता है, संस्थान भी साथ। इसके लिए काफी हमने देखा कि जो है भाजपा के अध्यक्ष ने मजिस्ट्रिया आयोग की बात की, तो हम गाँव संपादकों से कहो जो उसको बैठे हुए हैं, हाँ वही कह रहे हैं कि संस्थान के उनसे संपादकों से और उसी के कारण आप लोगों से PIB तो आपका कम नहीं रहा है, जो लाखों में थे वो हजारों में आ गए। एक आदमी 10-20 अखबार निकाल रहा है, कभी कर रहा है, तो कम से कम एक स्वच्छ वातावरण बन रहा है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी आपने अच्छा शुरू की, जो PIB में अखबार जमा होना शुरू हो गया, उसका बहुत अच्छा असर हुआ। तमाम जो है कई जितने स्टाफ अपने अखबार निकाल रहे हैं। हम लोग तो यहाँ तक करते हैं कि जब हालांकि हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र इन द सेंस की उसमें जो असेसर होता है वो होता है, वैल्यूअर होता है, और CA होता है, तमाम लोग होते हैं, एक अधिकारी हम लोग होते हैं। तो हम लोग यहाँ तक गई कि छपाई खाने में कितना बिल उठा, बिल निकाला महीने का बिल, उस महीने में बिल कितना पावर कंजम्पशन हुआ, उस पावर कंजम्पशन में 24 घंटे आप मशीन चलाते हैं तो कितना प्रिंट निकाल सकते हैं, इस तरह तक हम लोग जाते हैं। नहीं, बीच में आपके श्रीवास्तव जी ने कुछ गड़बड़ किया था, सारी चीजें होती हैं, तो आपको स्वीकार करना चाहिए। विकासशाला में हम देख रहे थे, उद्देश्य तो ये था ना कि प्रशासन और पत्रकारों को एक सामने से बैठे और समझे प्रशासन का कोई प्रतिनिधि जिला का नहीं। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ही नहीं है, सबके साथ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है कि खबर हम कवरेज करके आते हैं तो ऑफिशियल हमें बयान चाहिए। ऑफिशियल बयान के लिए आप ऑफिसर से फोन लगा लीजिए। न्यूज़ की वैल्यू मेरी कब तक है? शाम के 8 बजे तक है, ये है ना, प्राइम टाइम तक है, खत्म हो गई न्यूज़ हमारी। आप बयान मांगेंगे तो हो सकता है बयान आपको मिले भी ना, और मिले तो 5 दिन बाद मिले। यहाँ तक कि जिलाधिकारी के रवैया मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का होता होगा। आप समझिए, आप उस दायरे में जा रहे हैं जहाँ पे हमारी सारी जवाबदेही आप बुलाते हैं तो प्रशासन मतलब मैं किसको बुलाता ये मैं आप शेयर करना चाहूँगा तो आप सबको बुलाया कितना उसकी बात है, आपकी विकास की बात कर रहे हैं। हम लेकिन अगर हमारा कोई भाई साहब लोग सुपर सीनियर है, अगर 80% अखबार आपकी कल्याणकारी योजनाओं से भरा पड़ा है, 20% हमारा दृष्टिकोण कभी आलोचना का है, तो आप तलाशिए कि नहीं आप में कमी है निकालिए, लेकिन उसी दिन से उस पत्रकार के लिए आपका जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक हो जाता है। टारगेट बना लीजिए, नहीं होना चाहिए। इन विषयों में चर्चा होनी चाहिए। एक बार अगर बात छूटी है तो कम से कम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारी न्यूज है तो कोई क्या है, हाँ एक बस हादसा होता है, हमें ग्रामीण बोलता है भैया 100 लोग मर गए, हमको पता है कि 100 लोग की कैपेसिटी उसमें नहीं है। मैं जिलाधिकारी से पूछता हूँ भाई कितने लोग मरे हुए हैं, आप पर फोन नहीं उठाएंगे, आप बोलेंगे हम जांच कराएंगे, जांच करवाएगी आपके 1 हफ्ते बाद आएगी न्यूज, हमको आज चाहिए। तो ये समझ पत्रकारों को भी समझ ले, प्रशासन भी समझ ले, तब शांति से बच सकता है। ऐसे आप सकारात्मक भी कर सकते हैं कि जो जिसको मर्जी से वो लिखेगा। अब बताइए, इतनी बड़ी कार्यशाला में जिला प्रशासन से एक दिन तो बैठना चाहिए कम से कम। आप समझिए, आप व्यक्तिगत लेवल में जिला प्रशासन के अधिकारियों को एक बार करनी चाहिए, त्रमासिक एक समय देना चाहिए। उससे क्या हम आपके समझते हैं, आप हमको समझते हैं, हमें आपसे क्या चाहिए बताइए, हमें आपसे क्या चाहिए? हमारी खबर है, खबर चाहिए, उसमें एक बयान आपका उसका महत्वपूर्ण है, पुष्टि होनी चाहिए, वहाँ से फाइंड आउट करते हैं, वो आपसे नहीं मिलता हमें, हम वोट बैठे हुए हैं। और फिर कोई आएगा, आपने शिकायत करना है, उस दिन आपको फोन नहीं उठेगा, ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। कौन टेलीफोन ड्यूटी वाला उठा रहा है ये बताइए। जिलाधिकारी से मुझे बयान चाहिए, टेलीफोन ड्यूटी ऑपरेटर नहीं बताएगा, और वो पूछता है कि क्या बात है, हमसे बताइए। अरे बात हमें उनसे कहनी पड़ती है, उनका लेना है, आपसे विकार वही उत्पन्न होता है। सूचना विभाग एक विंग है आपकी यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट में। मेरा मतलब ये जो आपके कार्यक्रम होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो मीडिया तक पहुँचते हैं एज ए सूचना। जो लोकल भी जो विंग है आप जिला इकाई, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, वो स्टेट स्टेट। आप प्रमोद जी है ना, आप श्रीवास्तव जी से पूछ लीजिए, डायरेक्टर नहीं आप समझ नहीं पाए अभी। आप दूसरी बात कहना चाहिए, सूचना विभाग है वो स्टेट गवर्नमेंट का, हम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार से है,
अब नहीं समझ पाए। जो कोई मेरा वो कहने का मतलब उनकी शिकायत तो आप सुन ही सकते हैं। वही हो रहा है। एक्चुअल में होता है था कि हम लोग भागते ही आसपास कहीं से और उनका आगमन हम सबके लिए बड़ा उत्साहवर्धन करता है। हम लोग बहुत आभारी हैं कि आप हमारे बीच आए। डॉक्टर एम एस यादव साहब, मैं जब आकाशवाणी में कार्य करता था दूरदर्शन में, उस समय आप समाचार संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में। तो उस समय मैंने आपकी कार्य पद्धति को, कार्यप्रणाली को देखा था और तमाम खबरों पे आपकी सकारात्मक सोच को देखा था कि किन्हीं खबर पर आपसे विशेष रूप से वार्ता करनी पड़ती थी और आप उसके एक दिशा निर्देश देते थे, आप बताते थे। एक खबर का नाम मैं उल्लेख करूंगा यादव साहब, यहाँ बहुत जरूरी है, जो आज विजय कुमार साहब ने कहा था कि पॉजिटिव खबर को शेयर ज्यादा करना चाहिए। निश्चित तौर पर पूरे समाज में नकारात्मक भरी हुई है और नकारात्मकता हमारे अंदर एक आत्मबल को हमारे तोड़ती है, समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देती है। प्रेरणा देती है प्रेरणादायक खबर। एक बहुत 10 वर्ष लगभग पुरानी बात है, फतेहपुर जिले में बहुत अतिवृष्टि हुई थी 10-15 साल पहले, अतिवृष्टि जिसमें तमाम लोग कालकलवित हुए थे, तमाम घर बेघर हो गए थे और एक बहुत दिनों बाद मैंने इतनी बाढ़, इतनी समस्या, इतनी बहुत सारी बातें देखी। तमाम समाचार पत्रों में भी, समाचार पत्र में था, एक दैनिक समाचार पत्र का ब्यूरो था, हम लोग रोज पढ़ते थे। वहीं से क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन कहता था कि हमको प्रेरणादायक खबर पर ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा खबरें देना। एक खबर मैंने उस समय निकाली, मैंने सोचता रहा कि इस पर क्या खबर हो सकती है जो प्रेरणादायक है। इसमें प्रेरणादायक क्या होगी? पानी मत बरसना, लोग मर रहे हैं, घर गिर रहे हैं। कहीं धीरे धीरे बात करते करते एक बात ये पता दिमाग में आई। किसी ने कहा कि मेरा ट्यूबवेल उसमें लगा कुएं में, वो डूब गया। मैंने क्यों? उनका भूगर्भ जल इसका इतना बढ़ गया कि वो डूब गया, हमको अपनी मोटर ऊपर रखनी पड़ी। ये खबर का स्रोत था मेरा और मैंने इस खबर को ढंग से लिखा कि अतिवृष्टि जहां उस रेडियो की खबर को आपने बहुत प्रमुखता से पढ़ नहीं पाता है, बेहतर नहीं पाता है। तो मुझे मेरा पत्रकारिता का 40 वर्ष का समय बीता और उसमें सबसे ज्यादा मुझे पीटीआई में नहीं रहा, न्यूज में रहा, न्यूज चैनल में रहा, लेकिन जितना काम करने का आनंद मुझको ऑल इंडिया रेडियो में आया, आकाशवाणी में आया, उतना मुझे किसी में नहीं आया। तो ये बहुत सकारात्मक है प्रसार भारती। मैंने अपनी कोई परीक्षा की, इसलिए मैंने उसको छोड़ा और बहुत आभारी हूँ कि आप सबके बीच यहाँ पर आए। हमारे बहुत पुराने साथी मेरा जन्म स्थान है फतेहपुर और आप हमारे बीच आए, आपका बहुत स्वागत है। और आप सब मेरे भाई हैं, आप सब ने यहाँ बहुत समय दिया और पूरा इतना बड़ा हाल आप भर गया, सारे लोग आए और बहुत कम सूचना पे आए, तो मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसमें ऐसा होता है कि कैबिनेट की बैठक हर बुधवार को होती है। कैबिनेट की बैठक हर बुधवार को होती है और देश भर में उस कैबिनेट के निर्णय से असर पड़ता है, चाहे सामाजिक पहलू हो, चाहे आर्थिक पहलू हो। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होती है तो हर बार हमारे मंत्री जी वो करते हैं और पीआईबी से रिलीज जारी होती है। तो जब ये खबर आती है तो हम लोग सोचते हैं तो दिल्ली की खबर है, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें कई बातें ऐसी होती हैं जिसमें उत्तर प्रदेश होता है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन होता है और उसमें जिलेवार भी संदर्भ रहता है। तो उस योजना के बारे में आप अपने जिले के अधिकारी से, जैसा हालांकि ये है कि उनका अप्रोच दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। मैं डॉक्टर एम एस यादव हूँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो लखनऊ से डिप्टी डायरेक्टर मीडिया संचार। हाँ, ये PIB.NIC.in का ऐप जो है आप किसी भी प्ले स्टोर से, जो मोबाइल है एंड्रॉइड मोबाइल में, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका आपको सारी खबरें वहाँ पे मिल जाएंगी। अब अन्यथा जाना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
धन्यवाद। वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन पत्र सूचना कार्यालय PIB सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य हमारे मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेषकर जो ग्रामीण का परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र का मीडिया है, उसके माध्यम से सरकारी योजनाओं, पॉलिसियों और उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाना है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे समाज का दूरस्थ व्यक्ति है, समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। वो किस प्रकार से पहुंचे, हम अपने मीडिया की सहभागिता कैसे हो, उनका सहयोग किस प्रकार से हो, वो तय किया जाए। और हमारी उपलब्धियां हैं, जो लाभ की योजनाएं हैं, उनको सरकार के माध्यम से चलते हुए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे, समाज के लोगों तक पहुंचे, यही इसका उद्देश्य है। JSW क्या है, किस तरह से JSW की चर्चा? भारत सरकार ने पत्रकार कल्याण योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से किसी जो पत्रकार हैं, किसी बीमारी से या किसी अन्य कारण से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में यदि वो उनकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, उस स्थिति में यदि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी सहायता के रूप में सरकार एक समेकित धनराशि उपलब्ध कराती है। उसके लिए एक आवेदन करना होता है, या यदि वो किसी पत्रकार किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया है, तब उसको भी आर्थिक सहायता के रूप में उसके इलाज के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है। इसे JWS या पत्रकार कल्याण योजना का नाम दिया गया है। फेक खबरों के लिए लगातार PIB बहुत स्टिक रहती है, बहुत सारी चीजें हैं जो PIB अब ऑनलाइन भी आ रही है। बहुत सारी फेक खबरें होती हैं, फेक न्यूज होती है। इसके लिए PIB का एक अलग से सेल भी गठित किया गया है, और सही बात को सामने लाकर हम सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से सही स्थिति लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मीडिया के माध्यम से वो फेक न्यूज पर प्रतिबंध लगाने का कार्य है। कोई भी समाचार गलत नहीं जाना चाहिए, जिससे समाज का, देश का अहित हो। थैंक यू वेरी मच।